जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हमारा कल सुबह से 9 बजे 12 दिसंबर को आपका राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन। इनको तैयार करके आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे कि जो कि सिलेक्टिव हैं। देखिए, आपके सिलेबस पर आधारित हैं, साथ ही आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे हैं जो कि एक नमूना टाइप है। देखिए, मतलब बताया है कि इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे देखिए कुछ ही हैं, ये ज्यादा नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला प्रश्न आपका दिया गया, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो संविधान की बात की जा रही है, तो सभी को पता है 26 जनवरी है ना, गणतंत्र दिवस इस दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारतीय संविधान है तो लिखित एवं निर्मित संविधान और विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। कितने अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं जल्दी से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है ना, मतलब कितने वर्ष की आयु हो जाती है भारत में कि वो मतदान कर सकता है व्यक्ति। तो 18 वर्ष की, ये तो सभी को पता है ना, हम पहले से ही इसे पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, समानता का अधिकार किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से ये लिया गया है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए मैंने कहा था ना कि ये बस नमूना टाइप मैंने दिखाए हैं ऑब्जेक्टिव, बस थोड़े से ही इसे कंप्लीट करवा पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी ना, बहुत सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा और आप लोग इन्हीं में से देख लेना, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट आगे करवा रहा हूँ ना, इनमें से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके इनमें से कवर हो जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं ना। ये मिशन वगैरह कब आए हैं, क्या हुआ है, क्या प्रणालियाँ होती हैं, संघ सूची हो गई और सूचियाँ जो होती हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। भीतर से क्वेश्चन जो आते हैं वो आपकी थ्योरी में से बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम क्वेश्चन नीचे कवर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से 2 एवं 3 अंक के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन क्या है ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये आप लोगों को आंसर बताना है, क्योंकि इसका याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक प्रणाली को आधुनिक बनाना और योजनाओं की कार्यान्वयन को स्वयं जो है सुगम करना। यानी कि जो मिशन तकनीकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, मतलब सरकार द्वारा किया जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी से पूरा रिलेट करता है ना। सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, जैसे कई प्रौद्योगिकी के कार्य इसके अकॉर्डिंग हो रही है, तो ये क्या है, एक क्रिप्स मिशन है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये किस अनुच्छेद में संविधान में यहाँ पे बताया गया है आपको, इसको कंप्लीट कर लेना। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में जो है 36 से 51 में वर्णित है। ये तत्व राज्य को शासन के दिशा निर्देश जो है प्रदान करते हैं। इनका नाम है नीति निर्देशक, और ये क्या है, दिशा निर्देश का जो है अनुगमन करते हैं, प्रदान करते हैं, जिस ताकि समाज में क्या है, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की जो है स्थापना हो सके, है ना। नीति का कार्य करते हैं, मतलब कहते हैं ना किसी भी कार्य को करने की एक अच्छी नीति होनी चाहिए, तो ये वही नीति अपने संविधान में वर्णित है, यही है नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दो नागरिक के कर्तव्य। ये तो आपको अपनी चीज लिखनी है कि नागरिक के कर्तव्य, आप भी भारत के नागरिक हैं तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भाषा के अकॉर्डिंग लिखनी है जो कि आपके संविधान में वर्णित है। तो क्या रहेगा, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज है ना, इनका सम्मान हमें करना चाहिए। जब भी राष्ट्रगान की अगर धुन बज रही है तो हमें उसका सम्मान करते हुए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। इस तरीके से ये क्या है, ये हमारे कर्तव्य हैं। नेक्स्ट आ जाता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। हमारे भारत में कितनी विविधता है, अखंडता है लेकिन फिर भी एकता है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कर्तव्य हैं और ये हमारी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मार्टिन लूथर किंग कौन थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 अंकीय रूप में और 1 नंबर में भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देखिए आंसर रहेगा, मार्टिन लूथर किंग जो है जूनियर एक अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और नेता थे, है ना। उन्होंने जो है नस्लीय समानता और सामाजिक न्याय के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था। तो मार्टिन लूथर के बारे में याद रखना। और ये किससे रिलेट करते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, सामाजिक समानता के लिए इन्होंने कार्य किए ना, न्याय के लिए कार्य किए। तो ये चीजें याद करिएगा ताकि ये ऑब्जेक्टिव में फंस जाए। नेक्स्ट आपका नागरिक की 2 विशेषताएं, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको याद रखना ना। राष्ट्र के कानूनों का पालन करना, भाई जो भी नियम कानून है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका यदि आप पालन करते हैं ना, और डिसिप्लिन में रहना, ये सारे क्या है, नागरिक के कर्तव्य हैं। मतदान करने का अधिकार और कर्तव्य, देखिए मतदान अगर आप करने के अधिकारी हैं तो जरूर से मतदान करें, ऐसा यहाँ पे अधिकार है आपका, वो है ना, ये आपकी विशेषता हो जाती है। राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। राष्ट्रवाद का विकास जो है उपनिवेशवाद, औद्योगिक क्रांति और सामाजिक आगे दिया गया है राजनीतिक आंदोलनों के कारण हुआ। यह समान संस्कृति, भाषा, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान के आधार पर एकता की भावना से प्रेरित हुआ। देखिए राष्ट्रवाद का विकास इस तरीके से होता है, ये पूरा कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रवाद है क्या, है ना, इसका विकास तो हमने देख लिया। अब होता क्या है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद वह भावना होती है जो कि एक विशेष राष्ट्र के प्रति सम्मान, प्रेम, एकता को जो है प्रेरित करती है ना। राष्ट्रवाद अलग अलग तरह के लोग हैं, प्रेम है और सम्मान है, एकता है, तो वो क्या है, वो राष्ट्रवाद है, जिसमें लोग अपनी सांस्कृतिक राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, वही राष्ट्रवाद है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो भाई संविधान में कहा गया है कि कोई भी धर्म हो, है ना, किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं कहा जाएगा, कोई भी धर्म हो सबके समान, सबके प्रति जो है समान दृष्टिकोण रखा जाएगा, है ना। मतलब धर्म की राजनीति नहीं की जाएगी, सीधी बात है, ये हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य के किसी भी धर्म को, मतलब कोई भी धर्म हो, सबको जो है सम्मान भाव से देखा जाएगा, ना कि किसी भी धर्म को यहाँ पे ऊंच नीच का वर्णन नहीं किया जाएगा, किसी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जाएगी, है ना। तो ये कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है संप्रभुता क्या है।
संप्रभुता का अर्थ होता है किसी राष्ट्र का अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्चता का अधिकार। नेक्स्ट आ जाता है नागरिक की परिभाषा लिखिए। नागरिक यानी कि आप कौन है भाई? नागरिक वह व्यक्ति है जो किसी देश का स्थायी सदस्य होता है ना। देखिए नागरिक हम सभी हैं, है ना, जो कि भारत में जन्म लिए हुए हैं ना, देश के अधिकार और कर्तव्य जैसे प्राप्त होते हैं वह नागरिक है। अगला आ जाता है देश में जरूरी नहीं कि अगर वो बाहर से आया व्यक्ति यहाँ पे जन्म कोई और लेता है तो वो नागरिक है, नहीं, यहाँ पे देखिए उसको अधिकार कर्तव्य प्राप्त होना चाहिए, जन्मभूमि, ठीक, पूरा चीजें होती हैं। नेक्स्ट आपका अंतर्राज्यीय विवाद क्यों होते हैं स्पष्ट कीजिए। बड़ा ही शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए अंतर्राज्यीय विवाद जो है सीमाओं पर होते हैं, जल वितरण के कारण होते हैं। तो आपने देखा होगा जब राज्यों के बीच में जब विवाद होते हैं तो वो ऐसी ही समस्याएं होती हैं ना, भाषा की समस्या हो सकती है ना, कई ऐसे संसाधन होते सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं, साधन हो सकते हैं इंसानों को यूज करने के, फिर जल वितरण हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, इसके आधार पर भी विवाद हुए हैं। तो ये कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट है संघवाद को समझाइए। आंसर रहेगा आपका संघवाद एक शासन प्रणाली है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य दो सरकारों में। देखिए हमारे भारत में संघीय शासन प्रणाली यही है। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य दो सरकारों में दो स्तर पर जो है सरकारों का बंटवारा होता है, जिसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग दोनों को अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। इनका अधिकार जो है अधिकार स्पष्ट रूप से जो है संविधान में वर्णित है, परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संघ सूची में वर्णित। इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। संघ सूची में वर्णित 5 विषयों के नाम लिखिए। कौन कौन सी? देखिए जैसे रक्षा होगी, विदेश नीति होगी, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये जो है संघ सूची में वर्णित 5 विषय हैं। सेना होगी, जैसे भारतीय सेना है, मतलब किसी भी सेना की बात करें, तीनों सेना है हमारी, है ना, परमाणु, संचार, संयंत्र, ये सारी चीजें याद रखना। इसके बाद है संघवाद की विशेषता लिखिए। तो आंसर सामने की सत्ता का विभाजन और केंद्र और राज्यों के बीच। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि संघवाद में होता क्या है, जो देखो सरकार जो है 2 स्तरों में बटी होती है, एक केंद्र और एक राज्य, 2 स्तर पर सरकार होती है संघवाद में। तो ये इसकी विशेषता हो गई। सेकंड है संविधान का जो है सर्वोच्च स्थान इसमें होता है। संघवाद शासन प्रणाली में एक विशेषता ये है कि इसमें संविधान को जो है सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, जैसे कि हमारे भारत में, है ना, संविधान को सर्वोच्च स्थान है। नेक्स्ट है आपका विवाद निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका। भाई न्यायपालिका है हमारे पास कार्यपालिका है, तो न्यायपालिका हमारे पास किसमें है, संघीय शासन प्रणाली में। अगला है दोहरी सरकार की व्यवस्था होती है। दोहरी सरकार यही तो है, केंद्र और राज्य, है ना, तो यही दोहरी सरकार यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट हमारा केंद्र राज्य सरकार के संबंध में राज्यपाल की भूमिका को जो है स्पष्ट करना है। तो राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है ना, एक तरीके का पुल का कार्य करता है। वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब राष्ट्रपति का सीधा कांटेक्ट होता है राज्यपालों से, है ना। राज्यपाल और राष्ट्रपति ये एक दूसरे के, मतलब जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्य में कह लो कि राज्यपाल होते हैं एक तरीके से, है ना। और संवैधानिक संकट की स्थिति में केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे का, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और यही जो है राज्य की जब संवैधानिक संकट आते हैं कोई, तो ये दोनों जो है कार्य करते हैं उस पर। नेक्स्ट आपका रहेगा भारत के संविधान का झुकाव एकात्मकता की ओर है, समझाइए। इसका आंसर दिएगा भारत का संविधान संघीय होते हुए भी एकात्मक प्रवृत्ति रखता है। केंद्र की विशेष अधिकार दिए गए हैं, केंद्र को सबसे ज्यादा अधिकार है ना, जितने की राज्य सरकार को नहीं है। जिससे आपातकाल की स्थिति में सभी शक्तियां केंद्र को हस्तांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है भाई यहाँ पे भारत के संविधान में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया 376 अनुच्छेद, भाई आपने सुना होगा इसको, तो पढ़ा होगा, गाना भी सुना होगा। नागालैंड, इसमें 371A यहाँ पे धारा लगी हुई है ना। मिजोरम अनुच्छेद 371G। महाराष्ट्र और गुजरात में भी 371। तो ये याद रखिएगा, ये धारा इंपोर्टेंट में से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, ये जो है ये शामिल होते हैं, ये सारे कुछ रहते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, लोकसभा का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है या निम्न में से होता है 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ष का होता है, इसको याद रखना, है ना। अगर देखिए ये कब तक रहता है, जब तक कि लोकसभा का, देखिए जब तक लोकसभा की गरिमा जो है भंग ना की जाए, इसके कार्यकाल की जब सरकार जब तक बैठी रहे तब तक ये कार्यकाल रहेगा। अन्यथा अगर 3 साल में भी गिर जाती है, अगर भंग हो जाती है लोकसभा, तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना, जरूरी नहीं है। लेकिन निश्चित समय क्या है, 5 वर्ष तक तो होगा ही, फिर चुनाव होंगे उसके। अगला है आपका समानता का अर्थ क्या है, समझाइए। तो देख सकते हैं समानता, आप सभी समझते हैं समानता क्या होती है। समानता का अर्थ होता है किसी भी समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, मतलब, है ना, जिसमें जो है उस समाज के उपस्थित सभी लोग, चाहे वह गोरा हो, काला हो, किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, तो उसके प्रति जो है क्या है, समानता का भाव रखा जाएगा। वह किसी भी रंग का हो, वह किसी भी लिंग या धर्म से जो है धर्म के आधार पर उसके साथ क्या नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना याद रखना है इसमें समानता में। नेक्स्ट है आपका लोसकी के अनुसार आपका समानता आपसे पूछा जा सकता है कि लोसकी जो थे, है ना, तो इन्होंने समानता की क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि समानता का अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार एक जैसा व्यवहार किया जाए, मतलब सभी व्यक्तियों के समान, सभी व्यक्तियों के प्रति एक जैसा व्यवहार किया जाए, सभी व्यक्तियों से अच्छे से बात की जाए, ऐसा ये समानता का अर्थ उन्होंने नहीं बताया। वो कहते हैं कि या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, है ना। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या एक गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का जो है उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ यह होगा कि कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे तथा सबको विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाए, समान अवसर दिए जाए, है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेना, लोसकी के अनुसार पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मत है उनका। नेक्स्ट है आपका अवसरों की समानता क्या है। ये उसी प्रकार से है जैसी समानता है, अगर किसी भी चीज को करने की समानता, तो कोई भी चीज अगर इंसान अलग अलग वर्ग के इंसान कर रहे हैं तो अवसरों की समानता जो है सबके लिए एक समान होनी चाहिए। जैसे पारिवारिक संबंधों में, हैसियत में, है ना, सामाजिक पृष्ठभूमि में, तो समानता सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका कार्यपालिका क्या है।
कार्यपालिका हमारा एक अंग है सरकार का, याद रखना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये 3 अंग होते हैं सरकार के, जिसमें एक कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका सरकार का एक दूसरा प्रमुख अंग है। इतना ही नहीं, सरकार शब्द का आशय कार्यपालिका से ही होता है। कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का जो है क्रियान्वयन करती है और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करती है। मतलब देखिए, कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है, एक कार्य ये हो जाता है, कार्य भी इससे बन जाते हैं। देखिए, उसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ढूंढना है ताकि ऑब्जेक्टिव बने, तो डीपली आपको उसको देखना है। देखिए, गार्नर के अनुसार जो है कार्यपालिका का अर्थ स्पष्ट करती है, उन्होंने कुछ इस प्रकार से परिभाषा दी है, इसको अच्छी से रीड कर लीजिएगा। वैसे मेनली क्वेश्चन इतना ही आएगा, कार्यपालिका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आर्थिक न्याय किसे कहते हैं। तो इसका आंसर दिया है, किसी भी समाज में पूर्ण रूप से आर्थिक न्याय व आर्थिक समानता की स्थापना जो है करना जो है संभव ही नहीं है। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक समानता या असमानता को समाप्त करना, असमानता को। अगला रहेगा, बल्कि कम है। आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य आर्थिक समानता को कम करने के लिए जो है न्याय से तात्पर्य यह है कि धन व संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के साथ मध्य और विभेद की दीवार नहीं होनी चाहिए। उसके साथ संपत्ति के आधार, मतलब किसी भी ऐसे आधार पर उसके साथ व्यक्ति के साथ विवाद या उसके साथ बंटवारा या फिर मध्य विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि जैसे संपत्ति के आधार पर, है ना। नेक्स्ट रहेगा आपका, संसद के प्रमुख 2 कार्य लिखिए। 2 क्या, वही कई सारे कार्य आ सकते हैं, तो 2 क्या, विधान बनाना और मंत्रणा देना, ये सारे जो है संसद के कार्य होते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार क्या है। पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। शिक्षा का अधिकार है, देखिए इससे क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार है, ये क्या है, शिक्षा के अधिकार के अकॉर्डिंग आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, कितने, 6 से 14 वर्ष के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको कर लेना। नेक्स्ट हम कर लेते हैं आपका, मौलिक अधिकारों को लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। समानता का, स्वतंत्रता का, आपने सभी ने ये हमने स्टार्टिंग से पढ़े हैं ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, और ये रहेगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ 5 ही दिए गए, 6 को पढ़ के रखना। मानवाधिकार क्या है, तो मानव अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता तथा भाषा, धर्म या किसी स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्य के लिए निहित अधिकार है। मतलब सभी के लिए समानता अधिकार, मानव का अधिकार ही मानवता अधिकार है, मानवाधिकार है। जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, और जातीयता का धर्म भेद नहीं होता है ना, राष्ट्रीयता का भी नहीं होता है इसमें। जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे भारत का ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें मानव अधिकार की बात की जा रही है, ना कि किसी मौलिक अधिकार की, अपने भारतीय मौलिक अधिकार की, है ना। तो ये क्या है, राष्ट्रीयता, जातीयता, इन सब का भेद किए बिना, इन सब की स्थिति परवाह किए बिना ही मनुष्य के लिए क्या है, निहित अधिकार है, मानव अधिकार है। मानव अधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और भक्ति की स्वतंत्रता। मतलब एक तरीके से आपको अधिकार ही याद रखने हैं, क्योंकि अधिकार भी इसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि मानव को जो जो अधिकार हैं वही तो हमारे मौलिक अधिकार हैं। इनको भी इसी तरीके से याद कर लेना। इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से दिए गए हैं, इनको डीपली पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका उदारवाद क्या है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन छोटा सा आएगा। उदारवाद क्या है, 1 नंबर में भी एक शब्द में दे सकते हैं। तो देखिए, उदारवाद क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा है। इसके रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने का और व्यक्त करने का पक्ष लेते हैं। लेकिन अगर उससे असहमत भी हों और सहमत भी हों तब भी वो उससे विचार करने का जो है पक्ष लेते हैं। तो ये दोनों बातें उसमें बन जाती हैं, विपरीत हैं लेकिन बन जाती हैं। तो इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो इसको हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो देखिए, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार या सार्वजनीन वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी जो वयस्क व्यक्ति हैं 18 वर्ष से ऊपर, वयस्क व्यक्ति कौन कहलाते हैं, जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, 18 वर्ष के हो चुके हैं, वो वयस्क व्यक्ति हैं। तो वयस्क मताधिकार क्या होता है, ये आपको दिया गया है। देखिए, एक निश्चित आयु से अधिक आयु वालों को जो मताधिकार प्रदान करता है, तथा समानता को महत्व देना, सामाजिक एकता में सहायक होना, राष्ट्रीय एकता का साधक बनना, ये वयस्क मताधिकार के हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये नियम है, पालन करना चाहिए इनका। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार लिखिए। स्वतंत्रता के प्रकार क्या होते हैं भाई, एक प्राकृतिक स्वतंत्रता हो सकती है, एक नागरिक स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता हो सकती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकती है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो सकती है, धार्मिक स्वतंत्रता होती है ना, धर्म की स्वतंत्रता, हर एक चीज की स्वतंत्रता आपको यहाँ पे प्रमुख प्रकार यही हैं। 8 प्रकार स्वतंत्रता के दिए गए हैं, यहाँ पे इनको अच्छी तरीके से पढ़ना। और स्वतंत्रता को हमने देख ही लिया है। स्वतंत्रता जो है मानव समाज की छाप है, उसका संबंध मानव समाज के सभी पक्षों, इसी आधार पर स्वतंत्रता के विविध रूप हैं, ये आपके प्रकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध की आवश्यकता है, क्यों, समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन जरूर से आता है एक नई क्वेश्चन की, ये चीज है क्यों, इसे समझाइए, है ना। तो स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि स्वतंत्रता जो है सीमित होने पर अनियंत्रित हो जाती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में बिना किसी प्रतिबंध की स्वतंत्रता मिलने पर, देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर ज्यादा आपको स्वतंत्रता मिले तो आप भी अपनी जो है सीमाओं से बाहर चले जाओगे। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है। जो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को उसके प्रतिबंध से ज्यादा, है ना, आपको अगर ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाए ना, तो आप अपनी सीमा से बाहर चले जाओगे और उसका दुरुपयोग
दुरुपयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। यदि स्वतंत्रता को कुछ प्रतिबंधों से मुक्त नहीं किया जाए तो लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। यही जो है स्वतंत्रता की प्रतिबंध की आवश्यकता इसलिए है ना। अगर देखिए, अगर स्वतंत्रता का भी प्रतिबंध नहीं होगा ना, देखिए कोई चीज़ है अगर मतलब इतना लिमिट है उसकी, कोई ना, हर एक चीज़ की लिमिट है ना, अति हर चीज़ की होती है, याद रखना। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यायोचित प्रतिबंध क्या है। अभी स्वतंत्रता प्रतिबंध था, अभी न्यायोचित प्रतिबंध है। तो भारत में संवैधानिक चर्चाओं के लिए न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि न्यायोचित प्रतिबंध होता है। इसको डिटेल में पढ़ लेना पूरा का पूरा। नेक्स्ट हमारा है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या है। तो भाई इसको देख लेना। देखिए, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के विचारों का इस्तेमाल राज्य सरकारों के द्वारा स्वेच्छाकारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने वाले और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जो किया जाता है, किसका, अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संविधान क्या है, उसकी विशेषताओं के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन लिखा रख लो कि ये क्वेश्चन आना है, बिल्कुल से आना है क्वेश्चन भाई। संविधान क्या है, इसकी विशेषताएं। अगर संविधान अलग से आए ये तो 2 नंबर में बन जाएगा, और विशेषताएं आए अलग से तो ये 4 नंबर में पूरी आएंगी, और पूरा नंबर क्वेश्चन आए तो 4 नंबर में ही आएगा। तो भाई करके रखना है ऐसे। देखिए, संविधान क्या होता है, किसी देश को व्यवस्थित चलाने का, देखिए मतलब हर एक देश का तो नहीं है, लेकिन किसी भी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए जो नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है ना, लिखित दस्तावेज कहें कि, है ना, तो वही संविधान है। हमारे देश के लिए जो कानून बनाए गए ना, तो वो क्या है, वो संविधान है। जो नियम और कानून है जिनका पालन हमें करना आवश्यक है, वो हमारे क्या है, वो हमारा संविधान है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है, इसको याद रखना। और भारतीय संविधान की विशेषता हम नीचे देखेंगे। देखिए, लिखित और निर्मित संविधान, पहली विशेषता तो यही हो जाती है, भारत का संविधान जो है संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था। और संविधान सभा को जो है, संविधान को बनाने में कितने कुल सदस्य थे, ये आप लोग बताएंगे। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, है ना। किससे पता है, मैं भी देखूं किससे पता है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान सभा को जो है बनाने में कितना समय लगा था। ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये बताना है कि भाई कुल कितने सदस्य इसमें थे। देखिए आगे देख लेते हैं। सेकंड हमारी विशेषता आ जाती है संविधान की विस्तृत एवं व्यापक संविधान है। भाई लंबा चौड़ा संविधान है, 395 तो अनुच्छेद हैं सीधे, है ना, 12 अनुसूचियां हैं, 2 परिशिष्ट हैं, 22 खंडों में से जो है बांटा गया है। देखिए इतना लंबा संविधान है हमारा। तो 395 अनुच्छेद बिल्कुल से याद रखना, 12 अनुसूचियां, इन चीज़ों से ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगला है लचीला और कठोर संविधान है, इसको याद रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो संविधान जो है तालमेल बढ़ाता है। संविधान यह तय करता है कि सरकार जो है निर्मित कैसे होगी। संविधान यह तय करता है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं कितनी तय होंगी, मतलब सरकार को कितनी शक्तियां दी जाएं और कितनी शक्तियों पर उसकी मतलब वहां पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये जो होता है संविधान में सारा कुछ वर्णित होता है। संविधान समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सरकार को जो है सामर्थ्य प्रदान करता है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार की 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि लोकतांत्रिक सरकार है क्या। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता आएंगी तो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो बहुमत का नियम होता है इसमें पहली बात तो, और प्रतिनिधि चुनाव, है ना, जनता यहाँ अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है ना। तो ये रहेगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इसी की विशेषता दी गई है, बहुदलीय प्रणाली होती है इसमें, है ना। बहुत सारे दल होते हैं, जैसे एक नेशनल कांग्रेस हो गई भाई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, कई सारी पार्टियां होती है ना। तो ये इसमें क्या होता है, शासन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बहुदलीय प्रणाली होती है, बहुत सारे जो है दल होते हैं ना, अलग अलग सबकी पार्टीज होती हैं, अपनी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है इसमें, संघ की स्वतंत्रता होती है, सभा की स्वतंत्रता, कानून का सम्मान होता है मेनली, है ना, याद रखना इन चीज़ों को। आगे हमारे कुछ 4 अंकीय प्रश्न दिए गए हैं 4 अंक के रूप में। वैसे तो 4 अंक के रूप हम ऊपर भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मेनली मैंने इधर अलग से रखे थे 2-4 क्वेश्चन, 2 ही होंगे शायद 3 होंगे, है ना। निर्वाचन आयोग क्या है, तो भाई जो हमारा चुनाव करवाता है ना वो निर्वाचन आयोग है। लेकिन आपको ऐसे थोड़े ना लिखना है, आपको थोड़ी किताबी भाषा में लिखना होता है, तब एक मतलब एक सीक्वेंस में वो परिभाषा होगी ना, तब नंबर मिलेंगे। देखिए चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद चुनाव आयोग की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। तो ये इसके कार्य लिखे हैं किसके, चुनाव आयोग के। और चुनाव जो निर्वाचन आयोग होता है, जो यही आपको क्या है, देखिए जो चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कराते हैं ना, तो यही निर्वाचन आयोग का एक कार्य होता है, एक प्रमुख कार्य होता है ना। लोकसभा के सदस्य हो गए, इनको क्या है, कौन चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कराता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट इसका दिया गया है मतदाता सूची तैयार करना, ये भी इसी का कार्य है निर्वाचन आयोग का, है ना। जो वोटर लिस्ट होती है तो ये सारा इसी का कार्य है। अगला क्वेश्चन है आपका चुनाव चिन्हों का आवंटन। चुनाव आयोग विविध राजनीतिक जो निर्दलीय होते हैं उन्हें आवंटित करना है ना। निर्दलीय कोई प्रत्याशी खड़ा है तो उसका चुनाव आवंटित करना है ना। और चुनाव चिन्ह के जो भी अगर राजनीतिक दलों के या फिर निर्दलीय कोई भी प्रत्याशी खड़ा है तो उसके चुनाव का आवंटन कौन करता है, वो भी चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट आ जाता है निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाना। ये सबसे अच्छा कार्य है, ये सबसे अच्छा क्या, ये प्रमुख कार्य है ना, निष्पक्ष रूप से चुनाव को संपन्न करवाना, ये उनका प्रमुख कार्य है। सरकार को परामर्श देना, ये भी कार्य है उनका। तो इस चीज़ को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विधायिका क्या है ना। कार्यपालिका हमने ऊपर देखा था, और अगला है आपका विधायिका क्या है। तो विधायिका जो है, विधायिका के प्रमुख कार्य जो है दिए गए हैं आपको।
विधायिका करता है भाई कार्यपालिका का नियंत्रण, जो हम ऊपर पढ़े थे ना अभी, उस पर तो ये नियंत्रण करता है, मतलब ये उससे बड़ी चीज़ है भाई, मैं तेरे से बड़ा हूँ, तू मेरे से नीचे अभी है ना। कार्यपालिका को छोटी चीज़ है, विधायिका ऊपर की चीज़ है, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। देखिए संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है या कार्य है ना, कि मंत्रिपरिषद की चूक और वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हुए उस पर ध्यान और अपने नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना, ये क्या है, कार्य विधायिका का प्रमुख कार्य है। इस तरीके से इस पर नियंत्रण करता है वो। और विधायिका का एक प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार बना है, विधायिका एक तरफ दे देंगे एक तरफ दे देंगे कानून बनाना, तो कहाँ पे जोड़ी में लागू है, कानून बनाने पे, याद रखना इस चीज को। ये तीनों कार्य वित्त का नियंत्रण करना है ना, पैसे वैसे का है ना, तो ये सारा क्या है, विधायिका के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में दिया गया, इसका संवैधानिक कार्य भी इसके होते हैं कुछ, तो ये सारा कुछ दिया गया है, इसको पढ़ लेना। तो इस तरीके से मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता चुका हूँ ना, तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हर जगह हमसे जुड़ जाइए, जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इस तरह से आप जुड़े रहेंगे ना, तो आपकी हेल्प होती रहेगी कहीं ना कहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने एक दोस्त के साथ, केवल एक दोस्त के साथ शेयर करना, बाकी किसी को मत भेजना। ये सारी क्वेश्चंस आप यदि तैयार कर ले तो निश्चित ही आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और आपकी वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, जिसकी तैयारी यदि आपको रेगुलर से है ना, रेगुलरली तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।